हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं 15,000 एमसीक्यू की सीरीज का। आज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री बीच क्लास में बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। पहले 10 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो यहाँ से पूर्व मध्यकाल आपका स्टार्ट हो गया। पूर्व मध्यकाल के स्टार्ट होते ही आपकी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, यानी आज से आपकी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में देखोगे पहले तो 2 क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा कुछ बुक्स के बीच बारे में बचा है, तो 2 बुक्स के बारे में बचा है वो देख लेंगे। इसके बाद से हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मेडिवल हिस्ट्री आप देखोगे बेसिकली जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक हिस्ट्री हम लोग कह सकते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री मतलब इस्लामिक शासकों की एक हिस्ट्री है कि भारत में देखेंगे कुछ इस्लामिक शासकों का या पश्चिम से कुछ अटैक होते हैं, कुछ लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, उनके बारे में आरंभिक लड़ाइयों के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहे। फिर थोड़े मोड़े क्वेश्चन आपके कुछ पूर्व मध्यकाल के शासक जो हिंदू डायनेस्टीज हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ लड़ा जैसे इसमें पाल, प्रतिहार, ठीक है, चंदेल, इन शासकों के बारे में क्वेश्चंस बन के आते हैं। और यहाँ से फिर भारत में जो मुस्लिम आक्रमण होता है यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब मैं वही कहूँ, पूर्व मध्यकाल को अगर आप मेडिवल हिस्ट्री मानोगे तो मेडिवल हिस्ट्री बस आज तुरंत 2 मिनट से स्टार्ट है, नहीं मानते होगे तो 15-20 मिनट बाद से स्टार्ट है। तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन। तो पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो अक्सर पीवाईक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा चूंकि आज पीछे ग्रीन स्क्रीन है नहीं तो मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा। जब बातचीत करना रहेगा तो फिर मैं कैमरा ऑन करके आप सबके सम्मुख आ जाऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। देखो यहाँ पे 2015 में यूपी पीसीएस का री एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4 बुक्स का नाम लिखा है और 4 पर्सनालिटीज का नाम लिखा है। पर्सनालिटी में क्या लिखा है, या बुक्स के नाम में लाइफ ऑफ ह्यूएनसांग लिखा है, द नेचुरल हिस्ट्री का नाम लिखा है, हिस्टोरियल फिलिपिकल का नाम लिखा है, द हिस्टरीज का नाम लिखा है। और यहाँ पे हुइली, टॉलेमी, ठीक है, पोम्पेई, स्ट्रोगोस और हेरोडोटस को मैच कराए। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो जो सुमेलित नहीं वाला क्वेश्चन है ये इसके पहले पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन था। यूपी पीसीएस ने भले नहीं पूछा था, किसी ने भी पूछा था, लेकिन पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही फेमस बुक है द नेचुरल हिस्ट्री। द नेचुरल हिस्ट्री ये जो बुक है ये प्लिनी की बुक है, ना कि टॉलेमी की। ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ये प्लिनी की वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। आप अगर कोई भी बुक्स पढ़ोगे इनिशियली आपको द नेचुरल हिस्ट्री का नाम किसी भी बुक में भी पढ़ोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, द हिस्टोरीज वाला भी बहुत आसान था, ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपके हेरोडोटस का है। ये 2 तो मुझे लगता है कि लगभग सबको पता ही होगा, आसान था। जो 2 बचे ना वो इंपॉर्टेंट याद कर जाना। लाइफ ऑफ ह्यूएनसांग किसने लिखी है, तो हुइली। ठीक है, हिस्टोरियल फिलिपिकल पोम्पेई स्ट्रोगस की बुक है। अब देखो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र के बारे में पूछ रहा है कि भैया कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा। 4 ऑप्शन है, सितार है, वीणा है, तबला है। तो अब सोचो माता सरस्वती के हाथ में आपको वीणा देखने को मिल जाता है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, वीणा। ठीक है, इजिली आंसर को टिक कर दोगे, आंसर्स मिल जाएंगे। अब 800 to 1200 ईस्वी की जो हिस्ट्री है जिसको हम लोग पूर्व मध्यकाल की हिस्ट्री कहते हैं, 400 सालों के बीच की हिस्ट्री। अब जो पहला क्वेश्चन है बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी। ठीक है, यानी भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं पृथ्वीराज को कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं हेमू को कहा जाता है ना। पृथ्वीराज, जिन पृथ्वीराज के बारे में हम लोग जानते हैं उनका एग्जैक्ट नाम है अपनी डायनेस्टी के पृथ्वीराज तृतीय नाम है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान से अब क्या समझते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान का मतलब है पृथ्वीराज तृतीय से। अब देखिए पहले बात इसका आंसर आप लोग याद करो कि पृथ्वीराज और हेमू अगर रहेगा, देखो यूजीसी मानती है इसका आंसर हेमू होगा। यूजीसी यूपी पीसीएस आयोग इसका पृथ्वीराज आंसर मानती है। तो हम लोग कुछ चूंकि यूजीसी तो दे नहीं रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो हम लोग पृथ्वीराज याद करेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगा। सोचना मत कि क्यों पृथ्वीराज सही है, ये है आपको पृथ्वीराज तृतीय मारना है। ठीक है, पृथ्वीराज की जगह पृथ्वीराज तृतीय भी आ जाएगा तो भी आपका आंसर वही बनेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आया हुआ है कि पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय थे। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमको पता है, इन्होंने 2 लड़ाइयां इनके द्वारा बड़ी लड़ी गई। एक लड़ाई को हम लोग कहते हैं T1 की लड़ाई, दूसरी लड़ाई को हम लोग कहते हैं T2 की लड़ाई, यानी तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में हमको पता है कि जो पृथ्वीराज तृतीय थे ये विजेता थे, और इसमें दूसरा जो युद्ध था इसमें कौन विजेता था, गोरी, MG मोहम्मद गोरी, महात्मा गांधी नहीं, मोहम्मद गोरी विजेता था। मोहम्मद गोरी के विजय के ही साथ क्या हो गया, भारत में इस्लामिक शासन का उदय हो जाता है। मोहम्मद गोरी का, अब देखो MG का जो गुलाम था, MG के गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो गुलाम था उसका नाम था बलबन। और ये सब क्या होते हैं, आगे चलकर एक डायनेस्टी बनाते हैं, एक शासक बनते हैं। इसी के लिए जिस डायनेस्टी की नींव रखी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको
ऐबक डायनेस्टी उसके नाम पे तो बोली जाती है, कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन चूंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश रहा है, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन रहा है, तो इसी के लिए इसको हम लोग कहते हैं गुलाम डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए आ गया होगा कि क्यों हम लोग गुलाम डायनेस्टी कहते हैं, इस डायनेस्टी को हम लोग गुलाम डायनेस्टी क्यों कहते हैं। गुलाम डायनेस्टी क्या है कि आपकी मिडुअल पीरियड की पहली डायनेस्टी है। ठीक है, मिडुअल पीरियड की आपकी पहली डायनेस्टी है। तो ये आपका तैयार हो गया यहां से। अब यहां से हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहां पे एक लिखा है गोविंद चंद्र घेड़वाल, गोविंद चंद्र घेड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहां बनवाया था। 4 लोकेशन है। तो धर्मचक्र जिन विहार, जिन से समझना नॉर्मल देखो, ठीक है, तो जिन टर्म्स का होता है, जिन टर्म से आपका जैनिज्म से संबंधित, तो भाई कुशीनगर का तो संबंध वहां से है नहीं, बोधगया का संबंध तो वहां से है नहीं। ठीक है, ये दो तो ऐसे ही काट दो। ठीक, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इसी में सोच जाओ, आंसर आपका बच गया। जो राइट आंसर हो याद कर जाओ, राइट ऑप्शन आपका डी है, यानी आंसर आपका हो गया सारनाथ। ठीक, सारनाथ। अच्छा, धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहां हुई थी, आप लोग बताओगे? धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहां होती है, ये क्वेश्चन मैं लगा देता हूं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना हम लोग कहां देखने को मिले थे। ये चार्ट आप लोग देख लोगे, इस चार्ट में मैंने क्या किया है, पाल डायनेस्टी का नाम लिखा है। पाल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन बन क्या सकता है, पाल वंश की जो शासकों का क्रम है। अब देखना, तो गोपाल क्या है, गोपाल पाल डायनेस्टी के संस्थापक है, और गोपाल ऐसे शासक हैं पूर्व मध्यकाल के जिनको पब्लिक के द्वारा चुना गया था, पब्लिक के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था, पब्लिक के द्वारा चुना गया। ओके, पब्लिक के द्वारा चुना गया। अब देखो, गोपाल हो गए, गोपाल के बाद से धर्मपाल हो गए, धर्मपाल से के बाद से देवपाल हो गए। अभी इसके आगे भी शासकों का क्रम आता रहता है, जैसे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, कुमारपाल। देवपाल के बीच में एक और शासक थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यहां से कहीं शायद मिल जाए। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इनका नाम था वत्सराज। क्या, चलिए वो तो मैं चेक कर लूंगा। वत्सराज नहीं, महिपाल और महेंद्रपाल था शायद। ठीक है, वो अभी मैं चेक कर लूंगा। महेंद्रपाल था, देवपाल के बाद से वो महेंद्रपाल आते हैं। ठीक है, ये पेपर में बार क्वेश्चन चूंकि ऑर्डर में आ गया था उनका नाम, तो इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो आपको ये ऑर्डर याद रहना चाहिए। ठीक है, इन शासकों का जो ऑर्डर है, एटलीस्ट इतनी ऑर्डर आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, कुमारपाल। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या विक्रमशिला विहार हो, विक्रमशिला विहार हो या विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, दोनों की स्थापना किसने की है? धर्मपाल के द्वारा किया है। धर्म का काम था, ये इन्होंने कराया। सोमपुर बिहार की भी इन्होंने किसने रखी है? धर्मपाल जी के द्वारा रखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इतना आपको तैयार कर लेना होगा। ठीक है, होमवर्क जो भी दिया जा रहा है वो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, पूर्व मध्यकाल के शासकों की डायनेस्टी, शासकों का ऑर्डर पेपर में आता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में रखना कि हम लोग को ऑर्डर तो तैयार करना ही होगा। नेक्स्ट आइए, आप यहां पे देखोगे तो पेपर में अगर आपने मौर्य ड्यूरेशन पढ़ा था, तो मौर्य ड्यूरेशन की शासकों की रानियों का क्रम पूछा था। ठीक है, मतलब ऑर्डर बनाया था कि किसकी पत्नी थी। तो गोविंदचल घेड़वाल की पत्नी का नाम यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, कुमार देवी। तो एक तो काम आपको होना चाहिए कि कल को गोविंदचल घेड़वाल की पत्नी का नाम ही पूछ सकता है, तो पीटी में क्वेश्चन आ गया कुमार देवी। ठीक है, इन्होंने ही सारनाथ में क्या किया था? धर्मचक्र जिन विहार की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा है 4 बुक्स और 4 पर्सनालिटी यहाँ पे। ठीक है, हमें राशो का नाम लिखा है, पृथ्वीराज रासो का नाम लिखा है, आल्हा खंड का नाम लिखा है, विशल देव रासो का नाम लिखा है। तो पहले रासो 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 याद कर जाओ। ठीक है, तो जो आपका हमीर रासो है, हमीर रासो को मैच करा है अब्दुल रहमान के द्वारा, जबकि ये सारंगधर की रचना है। ये किसकी रचना? हमीर रासो। हमीर रासो आपकी सारंगधर की रचना है। ठीक है, हमीर जो रासो जो है वो आपकी सारंगधर की रचना है। जो पृथ्वीराज रासो है ये आपकी चंद्रबरदाई, पीसी यानी चंद्रबरदाई की रचना है। और जो आपका विशल देव रासो है ये आपकी बीएन यानी नरपति नाल की रचना है। ठीक है, तो यही ऐसे याद करो, HSPC BN। ठीक है, HSPC BN ये आप याद कर जाओ। HS इधर सब रासो है, इधर सब रासो है, यानी हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो। ठीक है, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, तो इधर हो गया HPB, उधर हो गया HCN। जैसे भी याद करना है याद कर जाओ। ठीक है, HP भारत, इधर बन रहा है SCN। ठीक, तो आप लोग कभी भी आगे मैच करा लोगे। बचे एक चंद्रबरदाई, जगनिक। तो जगनिक का आलाखंड है, ये सेपरेटली भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इनको तैयार कर लेना है। तो ये चारों आपको याद रहे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था और कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेजाक भुक्ति। देखो जेजाक भुक्ति एक लोकेशन है आपका बुंदेलखंड में। पेपर में क्वेश्चन बन के ये भी आ सकता है कि भाई जेजाक भुक्ति का संबंध कहाँ से है, बुंदेलखंड से है, चंदौली से है, कहाँ से संबंध इसका, ठीक है, बघेलखंड से। तो जेजाक भुक्ति आपकी पड़ती है बुंदेलखंड वाले रीजन में। बुंदेलखंड का बेसिकली नाम ही, प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति हुआ था। अब देखो एक चंदेल शासक थे, खैर जो चंदेल शासक हुए, जो चंदेलों के जो संस्थापक थे उनका नाम था नन्नुक, ठीक है। नन्नुक का पौत्र जो आगे चलकर चंदेल का अगला मतलब शासक बनता है, उसका नाम था जयशक्ति, याद है ना, उसका नाम जयसिंह या जयशक्ति था। और जयशक्ति का एक टाइटल था जिसको हम लोग कहते थे जेजा, इसको एक टाइटल दिया गया था, जिस टाइटल क्या था, जेजा नाम का एक टाइटल दिया गया था। अब जेजा नाम की जो टाइटल दी गई थी, इसी के नाम पर इस एरिया को, बुंदेलखंड के एरिया को लोग जेजाक भुक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, जेजाक भुक्ति के नाम से। तो यहाँ पे सेपरेटली यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, विद्याधर, यशोवर्मा, धंग और कीर्ति वर्मा, ठीक है, विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्ति वर्मा। अब आओ, ये लोग क्या हैं आप समझो, ये लोग जो आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको समझो, इनका संबंध किस एरिया से है। ये चारों पर्सनालिटी चंदेल शासक रहे हैं। चंदेलों का देखो ये एरिया यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोग बहुत ध्यान से देख पा रहे होगे तो चंदेल का ये एरिया है, ठीक है। नन्नुक इस वंश का संस्थापक है। पहले ये सामंत था, ये यानी ये लोग सामंत थे, यानी ये लोग फ्री नहीं हुए थे, ये किसी न तो किसी के अंडर में अपना शासन कर रहे थे, फ्री नहीं हुए थे, ये फ्री नहीं थे। पहला स्वतंत्र शासक चंदेलों का कौन बनता है, धंग बनता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है चंदेलों का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो चंदेलों का प्रथम स्वतंत्र शासक आपका जो था उस शख्स का नाम है धंग, ठीक है, उस शख्स का नाम है धंग। पेपर में क्या आया है, पेपर में देखो चार लोग की, चार पर्सनालिटीज को मैच कराने के लिए आया है। उनमें विद्याधर है, यशोवर्मा है, कीर्ति वर्मा है। आइए, यशोवर्मा यहां आपको दिख रहे हैं, यशोवर्मा यहां दिख रहे हैं, विद्याधर यहां दिख रहे हैं आपको, विद्याधर, कीर्ति वर्मा यहां पे दिख रहे हैं, और धंग तो यहां पे बीच में ही है। ऑर्डर क्या हो गया, यशोवर्मा, फिर धंग, फिर विद्याधर, फिर कीर्ति वर्मा, यानी YDVK। आज यहाँ पे मैच करा लीजिए, ठीक है। यशोवर्मा पहले हो गए, फिर धंग हो गए, फिर विद्याधर हो गए, फिर कीर्ति वर्मा हो गए। ऑप्शन पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब यहां से एक होमवर्क कि आपको होमवर्क क्या करना है और कैसे करना है, इसको दिमाग में रखो। ऑप्शन होमवर्क क्या रहेगा कि पूर्व मध्यकाल के जो शासक है, चाहे वो राष्ट्रकूट हो, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार शासक हो, चाहे वो चंदेल शासक हो, आपको शासकों का क्रम याद ही करना होगा, क्योंकि वो पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, और एक बार नहीं 2-3 बार आया है। आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक लोकेशन, जैसे आपने जेजाक भुक्ति देखा, तो जेजाक भुक्ति हमने क्या देखा कि भाई बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से संबंधित रहता है, वैसे ही एक बार क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, पुंड्रवर्धन के बारे में, ठीक है। और ये जो वर्धन जो डायनेस्टी है, मतलब जो ड्यूरेशन एरिया है, ये आपकी कहाँ पड़ती है, ये आपकी पड़ती है वेस्ट बंगाल वाले बेल्ट पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले बेल्ट पे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भैया पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश के संस्थापक के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे डील कर लिया है। ये देखो यहीं पे पाल वंश का संस्थापक कौन हो गया, गोपाल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसके राइट हो गए, ठीक है। ये कैसा था, तो ये बौद्ध मतानुयायी था, बौद्धिज्म इसका ट्रस्ट था। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करा था। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं नालंदा विहार। तो कल को पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऑर्डर करने के लिए तो पहले विक्रमशिला बना या पहले नालंदा बना, तो भैया नालंदा, क्योंकि किसने बनवाया, गोपाल ने बनवाया, और बाद में धर्मपाल ने विक्रमशिला बनवाया। तो यानी नालंदा पहले होगा वास्तुकला के ऑर्डर में, और विक्रमशिला बाद में होगा, विक्रमशिला आपका इसके बाद में होगा। एक तो ये ऑर्डर आपको दिमाग में रखनी है। विक्रमशिला की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने, पहले करा दिया हूं, ठीक है। और आगे आइए, विक्रमशिला महाविहार एक बार पूछा था किस डायनेस्टी के शासक ने कराया, तो पाल वंश हो गया। आगे आइए, आप कह रहे सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की, ये भी करा दिया हूं। धर्मपाल के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखा हुआ है। एक तो टाइटल लिखा हुआ है कि धर्मपाल को कौन सी टाइटल दी जाती थी, तो धर्मपाल की एक टाइटल थी जिसका नाम था परम सौगात, परम सौगात की टाइटल थी। ये एक इंपॉर्टेंट टाइटल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, ठीक है। बाकी इन्हीं के दरबार में हरिभद्र निवास करते थे। हरिभद्र क्या थे, बौद्ध एक वो लेखक थे, बौद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो गोपाली बौद्धिज्म को धारण करते थे, तो बात ही नहीं है,
आगे आइए, कह रहा निम्नलिखित में से किसने एक नया संवत चलाया, यानी वो गद्दी पे आया तो नया। भाई धर्मपाल के बारे में हमने देखा, धर्मपाल के पहले गोपाल आए थे, तो वो नया क्यों चलाएंगे। देवपाल का बीच से कोई संबंध नहीं है। लक्ष्मण सेन, सेनों में देखेंगे नाम में क्या लक्ष्मण जी हैं, तो लक्ष्मण सेन ने क्या कहते हैं, लक्ष्मण सेन 1178 में गद्दी पे बैठते हैं और 1178 ईस्वी को क्या चलाते हैं, लक्ष्मण, ठीक है, सेन वंश के संस्थापक थे। ये क्या चलाते हैं, एक नया वंश वो संवत चलाते हैं जिसको हम कहते हैं लक्ष्मण संवत। इनके नाम पे क्या कहते हैं हम लोग, लक्ष्मण संवत चलाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण संवत किसने प्रारंभ किया, तो पूरा नाम इनका क्या है, पूरा नाम इनका है लक्ष्मण सेन, तो सेनों के द्वारा चला गया था लक्ष्मण संवत। अब आइए, यहाँ पे कह रहा है कि जनता के द्वारा किसे चुना गया, तो मैंने तो पहले ही आपको गोपाल के बारे में बता दिया कि गोपाल को जनता के द्वारा चुना गया था, जनता ने इलेक्ट किया था। तो भाई दो तो होगा आंसर में, दो देखो हर जगह आंसर में, ठीक है, दो हर जगह। हर्षवर्धन को क्या जनता ने चुना था, नहीं। हर्षवर्धन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इनके पिताजी शासक पे थे, पिताजी का इनको चाहो तो आप नाम बता सकते हो कि इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके ये दो भाई थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन क्या होते थे, पहले राज्यवर्धन गद्दी पे बैठते हैं, इनकी हत्या हो जाती है, फिर इसके बाद से हर्षवर्धन आते हैं। तो हर्षवर्धन को जनता ने नहीं चुना था, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी और कहाँ से, थानेश्वर, पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी। थानेश्वर से राजधानी कन्नौज लेके आते हैं, अपनी बहन राजश्री के साथ मिलकर कन्नौज पे शासन करते हैं। ठीक है, कन्नौज को हम लोग क्या कहते हैं, महोदया के नाम से जानते हैं, कन्नौज को महोदया के नाम से जानते हैं, बहुत संपन्न हो गया था। बाद में इसी कन्नौज को लेके क्या होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, किसके किसके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो, तो भैया एक तो होगा नहीं, एक काट दो, एक के बारे में एटलीस्ट आपको पता होगा कि एक तो होगा नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर है 2 और 4, नंदी वर्मन, पल्लोमल और गोपाल, इन दोनों लोगों को जनता के द्वारा इलेक्ट किया गया था। ठीक है, जनता के द्वारा। ठीक, आगे आते हैं, किस शासक ने कहा कि हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। 4 ऑप्शन है, मयूर शर्मन ने, हरिश्चंद्र ने, हर्ष ने या दंतीदुर्ग ने। बहुत आसान जो ऑप्शन हमेशा काट दो, जैसे हर्ष बहुत आसान ऑप्शन था, काट दो से। अब इन्हीं 3 में से किसने करवाया था, आंसर था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग के बारे में यहां पे ध्यान से देखो। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था, आपकी स्क्रीन पर अगर दिख रहा होगा कि जो फाउंडर थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, उस पर्सनालिटी का नाम है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग के बाद से प्रथम संस्थापक आते हैं, वो मतलब जिसको हम लोग वास्तविक संस्थापक के नाम से भी बोल सकते हैं, तो वह कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम के बाद से आपके आगे आते हैं गोविंद द्वितीय, फिर ध्रुव आते हैं। ठीक है, फिर गोविंद तृतीय आते हैं, फिर अमोघ वर्ष प्रथम आते हैं। इस तरीके से शासक आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो, ये तो हम लोग देख लिए आपके राजाओं का क्रम, किसका, राष्ट्रकूट राजाओं का क्रम देख लिए, राष्ट्रकूट और राजाओं का क्रम देख लिया हम लोग। अब देखो, क्वेश्चन बन के आता है कि वो कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसका जन्म क्या हुआ है, एक युद्ध, ठीक है, एक युद्ध अभ्यास नहीं, युद्ध करते समय हुआ, यानी एक युद्ध संचालित हो रही थी, युद्ध के दौरान हुआ है, छावनी में, युद्ध के दौरान एक छावनी में उसका जन्म हुआ था। इसमें बता सकते हो, इसमें दंतीदुर्ग नहीं है, कृष्ण प्रथम नहीं है, गोविंद द्वितीय नहीं है। ठीक है, आप इनमें से किसी का नाम है, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष में से बताओ कौन था वो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसका आंसर दे दो। आप आते हैं, हम लोग यहां पे, ये हो गया था, हम लोग कहां पे थे, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, कल को पेपर में क्वेश्चन है कि कहां पे करवाया था, तो उज्जैनी में करवाया था। ठीक है, उज्जैनी का नाम आप बताओगे, उज्जैनी किसकी राजधानी थी, उज्जैनी किसकी राजधानी थी, अगर आप बता दोगे तो बहुत बेटर बात रहेगी, हम लोग इसके पहले किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे वो पूछा था, वही क्वेश्चन बन के आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ठीक है, यानी अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट या अमोघ वर्ष प्रथम आ जाए, भोज परमार, नागभट्ट प्रतिहार या धर्मपाल। तो इसमें ध्यान देना, यहां पे क्या लिखा है, नर्मदा नदी की, आपकी कौन सा, नर्मदा नदी के बारे में मैंने एक बार और बताया था। हिस्ट्री से नर्मदा नदी का बहुत ज़्यादा संबंध है। जैसे देखो कि नर्मदा नदी के ही तट पे क्या हुआ था, हर्ष का और पुलिकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, जिसमें पुलिकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था। ठीक है, ये नर्मदा नदी के तट पे ही लड़ाई हुई थी। एरर अभिलेख में इस बात की जानकारी हमको मिलती है। नर्मदा नदी में की एक और फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो आप बता सकते हो। एक तीसरा फैक्ट नर्मदा नदी की हिस्ट्री से संबंधित होगा यहाँ पे,
कि यहाँ पे क्या है, यहीं पे एक छावनी के पास क्या हुआ था, जन्म हुआ था अमोघवर्ष प्रथम का। ठीक है, किसके इसके पिताजी कौन थे, तो पिता का नाम था गोविंद तृतीय। पिता का नाम क्या है, गोविंद तृतीय। ये देखो, गोविंद तृतीय फादर थे और अमोघवर्ष सन था। ये पैदा हुआ था कहाँ पे, नर्मदा नदी के पास एक छावनी में। ठीक है, आइए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर अब क्या आ रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आ रहा है। कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो भैया इनकी स्थापना किया था नागभट्ट प्रथम ने। अब आपका काम क्या होना चाहिए कि भाई एक बार गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी देख लेंगे, क्योंकि डायनेस्टी बेस्ड क्वेश्चन इधर आए हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आते हैं। नागभट्ट प्रथम के द्वारा देखेंगे किया गया था। ठीक है, नागभट्ट जो बेसिकली जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, इनका संबंध राजपूतों के अग्निकुल वंश से संबंधित माना जाता है। ठीक है, ये आप देखो रहा है कि गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख जो कि पहली बार गुर्जर जो कास्ट है उसका कहीं मेंशन मिला किया गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय का जो इहोल अभिलेख है वहां पे किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय की इहोल अभिलेख में किया गया है। ठीक है, ऊपर से मैंने एरर बोल दिया था। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो एक अभिलेख के बारे में, एक अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। कह रहा है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट किया था। किसने, नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की एक विशाल सेना को परास्त कर दिया था। ठीक है, अगला लिखेंगे, कह रहे महान प्रतिहार शासक निम्नलिखित में से महानतम प्रतिहार शासक कौन था। ठीक है, धर्मपाल था, तो पाल डायनेस्टी के हैं। हर्ष तो इस डायनेस्टी से है नहीं, तो आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज एक महान प्रतिहार शासक था। ठीक है, 836 में, ये डायरेक्टली याद कर जाओ, 836 में ये गद्दी पे आए थे। यहाँ पे देखो बाकी लोग का संबंध, महेंद्र पाल के बारे में प्रतिहार शासक था। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पाल शासक नहीं है, तो दिमाग में रखना जो महेंद्र पाल है ये प्रतिहार शासक है, महेंद्र पाल। ठीक है, हर्ष क्या है, पुष्यभूति वंश से इनका संबंध है। पुष्यभूति वर्धन इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसने आदिवरा की टाइटल धारण की, तो वही महान प्रतिहार शासक जिसका नाम मिहिर भोज है, इसी ने आदिवरा या प्रभास प्लस प्रभास यहाँ पे लिख दो, ये दोनों टाइटल इसी के द्वारा धारण किया था। प्रभास टर्म्स बताता है कि ये वैष्णव धर्म का, ये वैष्णव धर्म का, ठीक है, मतानुयायी रहा होगा। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित करें। यहाँ पे 4 पर्सनालिटीज लिखा है, नागभट्ट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल और वत्सराज। ठीक है, अब आइए, ठीक, ये जो 4 पर्सनालिटीज का नाम लिखा है, अब इसमें से आपको नागभट्ट द्वितीय के बारे में, अब देखो नागभट्ट प्रथम क्या है भाई, संस्थापक है। आगे देखो क्या आ रहा है, नागभट्ट द्वितीय आ रहा है। आपको क्या लगेगा कि भाई नागभट्ट द्वितीय पहले होगा, नागभट्ट द्वितीय, क्योंकि भाई नागभट्ट प्रथम के बाद नागभट्ट द्वितीय आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नागभट्ट द्वितीय से पहले वत्सराज आ चुका था, तो यानी वत्सराज तो पहले होगा, वत्सराज पहले होगा नागभट्ट द्वितीय के, यानी 4 इज ग्रेटर देन 1। एक कभी भी 4 के पहले नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे 1 4 के पहले काट दो, यहाँ पे 1 4 के पहले काट दो, यहाँ पे 1 4 के पहले काट दो, आंसर एक ही बचा। आपको सोचना नहीं था कि भैया बाकी लोग महेंद्रपाल कब आए थे, वो कब आए थे, आपको सोचना नहीं था। आप बिना सोचे समझे टिक मारो। देखो यहाँ पे महेंद्रपाल है, यहाँ पे महेंद्रपाल है आपके। ठीक है, अब आगे आपकी उसके से महिपाल आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे महिपाल है, सोचना नहीं था, बस इतना आपको पता रहे कि नागभट्ट प्रथम संस्थापक थे। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय जब आते हैं उसके बीच में 2 शासक और आगे रहते हैं, इनका नाम था देवराज, दूसरे का नाम था वत्सराज। ठीक है, तो आप लोग इसको सही कर देते हैं। आगे आते हैं, कह रहा कि महान जैन विद्वान जिनका नाम है हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। 4 पर्सनालिटी हैं, अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज और विद्याधर। तो ये कुमारपाल के सभा को मतलब ठीक है सुशोभित करते थे। जैन विद्वान थे, उनका नाम था आपका हेमचंद्र जी। अगला है कि खंभात वाला बेल्ट जो है, पहली बात तो एक बार खंभात वाला बेल्ट कहाँ पे आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके। ठीक है, खंभात वाले में एक बेल्ट में एक मस्जिद रही होगी जो टूट गई होगी, उसके पुनर्निर्माण के लिए यानी दोबारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक हिंदू शासक ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। उस हिंदू शासक का नाम क्या था, जयसिंह सिद्धराज। ये पीटी के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, उनका नाम था जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, कितना दिया था, तो यहां पे देखो लिखा है कि 1 लाख बालोम,
या 1 लाख मुद्राएं जो है इनके द्वारा दान किया गया था भाई इसको बनाने के लिए, 1 लाख बालूम। अब यहाँ पे 4 डायनेस्टीज का नाम लिखा है। मैंने आपको बताया कि भैया कि त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है किस चीज़ के लिए, तो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है महोदया या महोदय श्री, या हम लोग कह सकते हैं कन्नौज के लिए। ठीक है, कन्नौज बहुत उत्कर्ष हो गया था। चोल, पांड्य, गुर्जर और राष्ट्रकूट, हमको पता है चोल संगम कालीन है। चोल, चेर, पांड्य का संबंध किससे है? चोल, चेर, पांड्य, ये संगम पीरियड में इनका संबंध देखने को मिलता है, संगम काल में। तो भाई चोल तो नहीं है, तो बाकी 3 में होता है, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट में। पहले स्टार्ट होता है गुर्जर और राष्ट्रकूट में, पाल बीच में एंट्री करते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट इसमें फाइनल विजेता है, फाइनल विजेता है। अब आओ यहां पे राष्ट्रकूट नहीं, गुर्जर, सॉरी, और यहां पे गलती से निकल गया, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार इसमें लास्ट विजेता है, ये गड़बड़ा गया है। इनिशियली भी बजट यही जो बढ़ा था यही बता रहे थे। ठीक है, ये सॉरी इस बात के लिए, गुर्जर प्रतिहार ये लास्ट अंतिम विजेता, अंतिम विजेता। ओके, ये हो गया। तो महोदय, महोदय श्री हो गया, ये बात क्लियर हो गया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के शहर उनकी वर्तमान स्थिति निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतिम देखो, जिजाक भुक्ति, जिजाक भुक्ति का नाम लोग कहां पाए हैं? जिजा किसका नाम था, किस डायनेस्टी के शासक का नाम था, ये बता दो। यहां पे लिखा है कौशाम्बी, हमको तो ये बुंदेलखंड होगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये बुंदेलखंड होगा नहीं, डी तो गलत है, डी गलत है। तो बाकी क्या हो गया? महोत्सव नगर हम लोग महबा के महोबा को कहते थे, महोबा से महोत्सव बना दो। महोदय श्री कहते थे कन्नौज को, जिजाक भुक्ति हो गया बुंदेलखंड, और आपका हो गया कोयल अलीगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना तो कभी दोबारा पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके, अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक शासक है जो कि मतलब उनकी जो सोचने समझने की शक्ति तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब साइंटिफिक सोच के थे। उनका नाम है भोज, ये परमार वंश के शासक थे, ये परमार वंश के शासक थे। अब देखो, अब हम लोग एक चीज समझते हैं, यहां पे परमार वंश के शासक थे। अब क्या कह रहा है, इनकी बुक का नाम है, यहां पे देखना, युक्ति कल्प सूत्र, कल्प मतलब कल्पना। ठीक है, तो युक्ति, ऐसे हम लोग कल्पना होता नहीं मिलता है, ये दिमाग में नहीं रखेंगे, बल्कि कल्प से कल्पना को मैच करेंगे। तो इन्होंने कल्पना किया है, वैज्ञानिक कल्पना इसमें किए थे, कल्प सूत्र तो हो गया युक्ति कल्प सूत्र। ठीक है, तो कह रहा है युक्ति कल्प सूत्र में इन्होंने क्या किया था, बोट कैसे बननी चाहिए, बोट यानी नाव बनाने की जो विधि है उसकी जानकारी देते हैं। हम कहा कि 2 जगहों से, मोहनजोदाड़ो से और लोथल से हमको नाव के चित्र मिले हैं, नाव के चित्र मिले हैं। ये पीटी में क्वेश्चन बन के ऑलरेडी आया हुआ, हम लोग डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो गए? इसके आंसर हो गए आपके भोज, भोज इसके राइट आंसर हो गए। ठीक है, और मतलब अभी गर्मी बहुत तगड़ी, ठीक है, बहुत ही तगड़ी गर्मी है। क्लासेस लेनी थी हम लोग को, और ब्रेक ना हो, हम लोग बाहर हैं। हमारा उद्देश्य था कि यार क्लास आप लोग की चलती रहे, ठीक है, क्लास ना ब्रेक हो, और इसलिए हमने सारा अपना सामान लेके निकले हैं पढ़ाने वाला, घूमने भी निकले हैं तो ठीक, और घूमने नहीं, आप ही लोग से मिलने और बातचीत करने निकले हैं। जल्द हम लोग, जो हमारे दिल्ली के दोस्त हैं जो भी मिलना चाहेंगे, हम लोग इसकी नोटिफिकेशन डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो हम लोग मिल भी लेंगे। इस बात की जानकारी हम लोग टेलीग्राम पे दे देंगे आप लोग को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आएंगे, नाम कह रहा है भोजशाला मंदिर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? 4 ऑप्शन है, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। ठीक है, तो भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है, वो माता सरस्वती का है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, भोजशाला मंदिर क्या है, माता सरस्वती का है। परमार शासक भोज के द्वारा, देखो परमार शासक जो भोज हैं उनके द्वारा बनाया गया था, इसलिए इनका नाम, ठीक है, भोजशाला हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बुक है गोडबोहो, कह रहा है गोडबोहो के रचयिता कौन थे? तो गोडबोहो के रचयिता क्या है? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजा सिद्ध कवि वाकपति। तो आंसर हो गया वाकपति। वाकपति किसकी दरबार में की शोभा बनाते थे? तो ये यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन के राज्य में ये निवास करते थे, यशोवर्मन के राज्य में निवास करते थे। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन थे? जो विधि को जानते थे, कानून को जानते थे। ठीक है, तो राजशेखर का संबंध जानना है, कानून के जानकार के तौर पे, प्रसिद्ध विधिवेत्ता के तौर पे हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, राजशेखर का संबंध मतलब इससे नहीं मिलता है। ठीक है, ये आप देखोगे राजशेखर नॉर्मल गुर्जर प्रतिहार वंश के
दरबार में, गुर्जर प्रतिहार के दरबार में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये कुछ बुक्स लिखी। जैसे यहाँ पे बुक्स का नाम इनके द्वारा लिखी गई बुक्स का नाम लिखा है, देखो राजशेखर की बुक का नाम क्या है, जो पेपर में अक्सर पूछा गया बुक्स क्या है, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। ये दो बुक्स मेजरली एग्जाम में आए हैं, जो पूछा गया है। हर विलास के बारे में भी एक आध बार क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, हर विलास के बारे में भी, ठीक है। तो मेनली इनकी जो बुक है वो है कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। कभी कभी हर विलास में भी आया, आपका मन करे भुवन कोश, बाल रामायण, विदसाल भंजी का इनको देख लेना। लेकिन मेनली ये तीन इनकी इंपॉर्टेंट, जिसमें कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब आपकी लगभग 30 मिनट की क्लास खत्म हो गई। हम लोग पूर्व मध्यकाल 400 साल की हिस्ट्री में यही 20-25 क्वेश्चन आए हुए थे। जो डायनेस्टीज हैं, उन डायनेस्टीज के शासकों का नाम एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं, हमारा स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जो अपना पहला स्टार्ट होता है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ है वो देखोगे, वो 712 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आक्रमण करता है, तो आप देखोगे सिंध वाले बेल्ट पे करता है। जब वो सिंध वाले बेल्ट पे करता है तो सिंध को जीत लेता है, और जब सिंध को जीतता है तो वहाँ का शासक था राजा दाहिर। वो लड़ाई लड़ता है लेकिन हार जाता है। अब देखो, पैगंबर मोहम्मद के ऊपर ये एक क्वेश्चन बन गया है, उसके बाद से क्वेश्चंस नहीं बने हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन नहीं बने हैं। याद कर जाओ 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कहां पर, तो मक्का सऊदी अरब में ये लोकेशन स्थित है। इनकी मृत्यु यहां पर लिखा है कब, 632 ईस्वी में हुई थी। ये कभी पेपर में आया नहीं है। आप चाहो तो एक ही बार क्वेश्चन बन गया है 570 ईस्वी वाला, देख लो इसको। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, गजनवी ने किया, ठीक है, अरबों ने किया, गोर ने किया। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण तो अरबों के द्वारा भारत पे हुआ है, और वो शख्स कौन है, मोहम्मद बिन कासिम है। कब करता है, तो भैया ये 712 में करता है, 712 में सिंध पे करता है। उस वक्त सिंध के शासक कौन था, राजा दाहिर थे। उसके यहाँ से जब ये सिंध पे 712 में करता है, फिर यहाँ से मुल्तान जाता है, मुल्तान को जीत लेता है 713 में, ठीक है। इन लड़ाइयों के बारे में आप देखो, चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है। किस बुक में अरब विजय की जानकारी मिलती है, तो फारसी ग्रंथ चचनामा में इस बात को मेंशन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मतलब अरबों की विजय के बारे में, सिंध विजय के बारे में चर्चा मिलती है। पेपर में 712 ईस्वी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखोगे, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ऊपर ही मिल गया, मोहम्मद बिन कासिम। 712 में इसने कहा किया था, अटैक किया था सिंध के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, तो भाई प्रथम आक्रमण अरबों ने किया था, वो मोहम्मद बिन कासिम था, तो इसका आंसर हो गया अरब। एक ही क्वेश्चन से आंसर मिल गया। अब आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो देखो संस्थापक तो आपका अल्पतगीन था। सुबुक्तगीन इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्पतगीन इसका संस्थापक था, सुबुक्तगीन इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी से संबंध था महमूद गजनवी का, इसी गजनी राजवंश से क्या संबंध था, महमूद गजनवी का संबंध था। गजनवी का 17 टाइम कहा जाता है उसने भारत पर आक्रमण किया था। वाई, तो इकोनॉमी, इसका इकोनॉमी रीजन था, यानी लूट खसोट कारण था कि भाई हम यहां से संपत्ति की लूट खसोट करेंगे। आइए क्या रहा है, कह रहा है कि गजनी वंश का जो संस्थापक था वो अल्पतगीन था। गजनी वंश का ही नाम एक क्या था, यामिनी वंश भी था। महमूद गजनवी जो यामिनी वंश से संबंधित था, 17 टाइम इसने भारत पर आक्रमण किया था, तो बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, तो नहीं, इकोनॉमिक रीजन था, तो ये गलत हो गया। कभी भी कथन काल में एक स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता है, उसमें सोचना ही नहीं रहता है। तो यानी यहां से आपको कारण हो गया आपका गलत, कारण गलत ढूंढो तो एक ही जगह कारण गलत है, तो आपका ये सही हो गया आंसर, ये आंसर आपका सही हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट करें, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, मतलब वो कौन सा चंदेल शासक था जो गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। धंग, जयशक्ति, या यहां पे लिखा अगला नाम डंग, ठीक है। देखो इसमें विद्याधर जब अटैक हुआ था तो विद्याधर मुझे पता है भाग गया था। ये देखो यहां पे कुछ जानकारी मिली होगी, यहां पे देखना। कह रहा है एक चंदेल शासक था विद्याधर, विद्याधर की बाद में हत्या पे जाती है।
जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी पे भीषण युद्ध हुआ था, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधेरे में अपनी सेना हटा ली। महमूद गजनवी भी लौट गया। ठीक है, इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि बिना लड़ाई लड़े ये भाग गया था, मतलब विद्याधर के बारे में। तो भाई सेना इसने हटा लिया और दोबारा वो अटैक भी नहीं किया, तो भाई किसको पराजित, आप हट गए तो पराजित किसको करेगा? ठीक है ही नहीं कोई। ठीक, तो इसलिए विद्याधर इसके आंसर है। बाद में विद्याधर की हत्या भी होती है, इसी को दिमाग में रखना है। इन्हीं के वंश का कोई शासक हत्या कर देता है इनका। आते हैं नेक्स्ट करा है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो देखो, महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम है उत्बी। उत्बी की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो पेपर में आती रहती है। उसका नाम है किताबुल यामिनी। ये यहां पे लिख देता हूं मैं, किताब उल यामिनी। किताबुल यामिनी आपको कोई ये अगर याद हो जाता है, उत्बी की बुक का नाम है किताबुल यामिनी, सपोज अब मैं आपको यहां से गेस बताता हूं। अगर आपको इतना पता है कि उत्बी की बुक का नाम किताबुल यामिनी है, और हमको पता है कि एक यामिनी डायनेस्टी है, ठीक है, किसका? जो आपकी गजनी वंश है उसी को यामिनी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखो क्या नाम से यामिनी। महमूद गजनवी का संबंध किससे है? तो महमूद गजनवी का संबंध हमको पता है भैया यामिनी डायनेस्टी या गजनी वंश से है। तो इतिहासकार कौन हो गया? उत्बी हो गया। बुक के नाम से आप वंश के नाम पे टिक कर देना। एक बार पेपर में क्वेश्चन है कि शाहनामा के लेखक को फरिश्ता लिख दिया था। लोगों को पता है फिरदौसी है शाहनामा के लेखक। कह रहे कि किसके दरबार की सुबह उड़ाते थे? तो उत्बी और फिरदौसी ये दोनों लोग दरबार में रहते थे। ठीक है, मुख्य दरबार जो था वो उत्बी था, तो फिरदौसी थे, फरिश्ता लिखा है। महमूद गजनवी इसके आंसर बनेंगे, ये बाद में पेपर से हटा दिया गया था। आते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? जैसे अब देखो, पुराणों का अध्ययन कौन करे? जिसको भारतीय कल्चर के बारे में जानना हो, सीखना हो, तो आया था भैया भारत अल-बिरूनी, खीवा या ख्वारिज्म का ये रहने वाला था। यह आता है भारत में, लंबे समय तक रहता है, और ये क्या करेगा? यही यहाँ के बारे में जानकारी करेगा। यहाँ पे तमाम सारी बुक्स को पढ़ेगा जो तर्कशास्त्र से संबंधित है, औषधि विज्ञान से संबंधित है, मैथमेटिक्स से संबंधित है, रिलीजन से संबंधित है, धर्मशास्त्र है, उनको स्टडी करेगा। बाद में तहकीक ए हिंद यानी भारत की जो बुक्स है उनको स्टडी करके एक बुक लिखेगा इनके बारे, भारत के बारे में, जिसका नाम है तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, उस बुक का नाम लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसको टिक कर देते हैं। अल-बिरूनी इसका राइट आंसर है। कह निम्नलिखित में से कौन अल-बिरूनी से के संबंध में सही नहीं है? ओके, सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो देखो भैया, तुम किसके ड्यूरेशन में आ रहे हो? इस्लामिक ड्यूरेशन में तुम आ रहे हो। ठीक है, और तुम धर्मनिरपेक्ष बनने की, तुम ये थोड़ी ना कि भाई कि आप यहाँ पे आए और आपने क्या पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया तो आप धर्मनिरपेक्ष हो गए। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ये धर्मनिरपेक्ष था, कि कह सकते हो। ठीक है, सेकंड देखो, कह रहा कि उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तो स्टडी किया है, फिर तहकीक हिंद लिखा है। वह संस्कृत का विद्वान था, तो ऊपर ही क्वेश्चन बन के आया हुआ है, पढ़ता था। ठीक है, त्रिकोणमिति का विशेष महत्व था, तो ऊपर देखो गणित पढ़ा, तो त्रिकोणमिति भी जानता था, तभी तो गणित पढ़ रहा है। आंसर एक ही सही है, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था वो। आगे आओ, कह रहा है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के कह रहा कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? देखो, गजनवी के जो क्वाइंस थे, जब इनिशियली विजिट करता है, वो कुछ देर तक रहता है, तो उसने कुछ क्वाइंस बनाए, चांदी के सिक्के इसके द्वारा चलाए गए। चांदी के सिक्कों पे चूंकि संस्कृत का भारत में बोलबाला था, तो एक साइड में संस्कृत के बारे में, मतलब देवनागरी लिपि में कुछ तो लिखा था। ठीक है, लिखा हुआ था। तो संस्कृत के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ से हमको मिलती है। ठीक है, अगला देखें, कह रहा कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? ठीक है, तो भैया 1192 में कौन सी घटना है? T2 यानी तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई है। तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई है यानी सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा। किसके द्वारा? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा। अब यहाँ पे चाहो तो गोरी की विजयों का कुछ क्रम है, उसको देख सकते हो। ठीक है, 1191-92 जब वो तराइन जीत जाता है, तो भाई आके यहाँ पे राज करने लगेगा, कुछ समय तक रहता है, बाद में वो चला भी जाता है। ठीक है, 1175 में इसके पहले कह रहा है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो मुल्तान पर हुआ था। तो पहली बार कहाँ गया? मुल्तान गया 1175 में। ठीक है, फिर कह रहा है 1205 में साम्राज्य विस्तार किया, फला ढमका, मतलब यहाँ पे देखो कुछ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ा है। ठीक है, 1178 में फिर इसने गुजरात पर आक्रमण किया था।
ठीक है, गुजरात के बाद से तराइन पे चला जाता है। तो ये सारी लड़ाइयों का क्रम लिखा गया है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को मूलराज, एक्चुअली पहले क्या, गोरी गुजरात वाले साइड में अटैक किया था। ठीक है, वहां पे इसको हार का सामना मिला था। फिर ये क्या किया था, मतलब वेस्टर्न साइड से एंट्री किया। ठीक है, तो 1178 में मोहम्मद गोरी को पहले मुंह की खानी पड़ी थी। गुजरात पे इसने अटैक किया। वहां के शासक था मूलराज द्वितीय, जिसको हम भीम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इस लड़ाई में इनकी माता का नाम था नायिका देवी, इन्होंने इनका साथ दिया था बहुत ज्यादा। तो गोरी भारत में ये पहली पराजय थी, हार गया था गोरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, गोरी को कोई भारतीय शासक हरा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में साथ दिया, मतलब हराया था? तो जयचंद हमको पता है साथ दिया था। तो भैया तराइन के युद्ध का तो संबंध जयचंद से है ही नहीं, ये पृथ्वीराज तृतीय से संबंध है। अब आपके पास दो बचा, चंदावर का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। तो वो चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध में क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। निम्नलिखित युग्मों को कालानुक्रम के हिसाब से मैनेज करें। यहां पे क्या लिखा है, चंगेज खां, ठीक है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर। ठीक है, तैमूर का अटैक के बारे में, तैमूर अटैक कर रहा है, या आप इल्तुतमिश की ड्यूरेशन में सुनोगे। ठीक है, कि तैमूर भारत पे अटैक करने वाला था। ठीक, तो अब सुनो, यानी तैमूर इनिशियली तो नहीं है भाई, 2 इज ग्रेटर देन 3। अभी हम लोग तुरंत पढ़ रहे हैं भाई, पहले क्या पढ़े हैं, पहले गजनवी के बारे में पढ़े हैं, फिर गोरी के बारे में पढ़े हैं। तो भैया पहले कौन आएगा, पहले मोहम्मद गजनवी आएगा, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी आएगा। तो पहले तो यही देखो, 2 पहले होगा यानी 3 बाद में होगा। तो 2 पहले 3 बाद में है, 2 पहले 3 बाद में है, 2 पहले 3 बाद में है। सी ऑप्शन तो कट गया। अब आपको क्या सोचना होगा, ध्यान देना, 4वां नंबर ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में लिखा है और 4वां नंबर ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट किया। तैमूर को सबसे पहले मान लिया है, तो ये भी गलत हो गया आपका, तैमूर भी आपका गलत हो गया। बेसिकली यहाँ पे अब देखो, आपका राइट आंसर जो है वो क्या है, वो आपका है 2, 3, 1, 4। यानी पहले कौन आया, गजनवी, फिर गोरी। भाई चंगेज खां अगर पहले आ चुका था तो हम लोग चंगेज खां के बारे में तो पढ़ लिए होते हैं, चंगेज खां के बारे में तो पढ़े नहीं है, चंगेज खां के बारे में तो नहीं पढ़े हैं। तो चंगेज खां यानी अब तक आया ही नहीं था। तो पहली बात हुई कौन, गजनवी, फिर गोरी, फिर चंगेज खां, फिर आपका हो गया तैमूर। ओके, ये हो गया। अब तक हम लोग यहाँ पे 16 क्वेश्चन देख लिए, ऊपर हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन देख लिए, 46 क्वेश्चन करीब में कंप्लीट कर लिए। देख लेते हैं और आगे, ये वाला पैरा खत्म कर लेते हैं 69 नंबर पेज तक। अगर मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया? तो देखो, बख्तियार खिलजी के बारे में देखोगे, इसने एक अब तो सुनिए, तो बख्तियार खिलजी ने किस महाविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय जो आप देखते हो ना, नालंदा प्लस विक्रमशिला, किस पाल वंश के शासक में था? तो हमको नालंदा विश्वविद्यालय की गोपाल ने रखी थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किसने रखी थी? धर्मपाल ने रखी थी। इन दोनों को उसने क्या किया, नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आंसर है बख्तियार खिलजी। वहां पे खिलजी स्टेशन है जिसका काफी विरोध किया गया है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, भारत में तुर्की विजय पाए हैं या नहीं पाए हैं? तो बिल्कुल सही बात है, तुर्की तो भारत में जीते ही हैं। ठीक है, तुर्की चलगामी याद करो, गजनी डायनेस्टी, कह रहे गजनी डायनेस्टी नहीं, गुलाम डायनेस्टी। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, तो बिल्कुल हमारे यहाँ के शासक क्या करते थे, भैया आओ आप लड़ाई लड़ो। जयचंद का कॉन्सेप्ट याद करो, गोरी को कौन बुलाया था भारत में? जयचंद बुलाया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये तो गलत है, सॉरी ये तो सही है, ये तो क्या है, सही है। राजनीतिक एकता का अभाव था, और राजनीतिक एकता का अभाव था तभी क्या हुआ है, तुर्की राज्य स्थापना हुई है। भाई अगर गोरी का साथ जयचंद ने नहीं दिए, पृथ्वीराज का दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात बोला है, और कथन कार की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर सही। ठीक है, अब हम लोग गुलाम डायनेस्टी फिर काम करते हैं। यहां से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है, तो न्यू टॉपिक हम लोग देख लेंगे। तब तक मैं कुछ शॉर्ट्स बता दूं। देखो, दिल्ली सल्तनत हम लोग स्टार्ट हो जा रहा है अब आपका, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की एक्चुअली जिसने नींव रखी थी वो मोहम्मद गोरी के द्वारा रखी गई, लेकिन यहाँ पे पहली जो डायनेस्टी आती है उसका नाम है गुलाम। ऑर्डर पड़ता है GKTSL, जी से गुलाम। पहली डायनेस्टी कौन सी आती है, गुलाम डायनेस्टी। के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोदी। हाँ, GKTSL। अच्छा, ये ऑर्डर हो गया, ये पेपर में कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, GKTSL। अब मुझे यहां पे आप होमवर्क लिख दो, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना, मैक्सिमम ड्यूरेशन किसका रहा है और मिनिमम ड्यूरेशन किसका रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक,
गुलाम में कौन आता है? तो गुलाम में मैंने बता दिया भाई कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, कुतुबुद्दीन के बाद से इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश इसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसी के लिए इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, गुलामों का गुलाम कहते हैं किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश की बात से कौन आती है? रजिया सुल्तान। ठीक है, पहली मुस्लिम महिला शासक है। रजिया सुल्तान के बाद से कौन आता है? फिर कई सारे लोग आते हैं छोटे छोटे, फिर उसके बाद से बलबन की बारी आ जाती है। ठीक है, बलबन की। इल्तुतमिश ने क्या किया था? तुर्क ए चहलगामी, टीएसी यानी तुर्क ए चहलगामी की नींव रखी थी। बलबन ने क्या किया था? टीएसी यानी तुर्क ए चहलगामी को खत्म कर दिया था। तुर्क ए चहलगामी क्या था? 40 तुर्कों का समूह था, 40 तुर्कों का समूह था। तो बहुत सारे फैक्ट्स में बता दिया जिसके बारे में देखोगे कल क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे देखो क्या लगेगा, अब कितना लगा सकते हो आप लोग आंसर? गुलामों का गुलामा किसे कहते थे? ये टिक मार दोगे। ठीक है, आगे क्या मार दोगे? ठीक है, और निम्नलिखित में किसने दिल्ली ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ठीक है, ये तो खैर अभी मैंने नहीं बताया। गुलाम वंश का संस्थापक, ये आप लोग टिक मार दोगे, बेसिक इंट्रो से समझ जाओगे। ठीक है, बहुत सारा चीज जो नॉर्मली पहली मुस्लिम शासका, केवल इंट्रो से ही टिक मार दोगे ये कौन था। ठीक है, खैर अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। यहां से हम लोग क्लास को भी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए। ठीक है, तब तक वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।